नमस्कार दोस्तों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के कई महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत प्रकरण जो परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं उन पर हमने विचार किया। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं और वह प्रकरण है सामान्य अशुद्धियाँ। देखिए, इसका सब तरह से बड़ा महत्व है, चाहे वो परीक्षा में हमारी वर्तनी अशुद्धि हो, वाक्य अशुद्धियाँ हों, या हम बोलचाल की भाषा में हम गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो अशुद्धियाँ जो हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। बहुत अनेक तरह की अशुद्धियाँ हम करते हैं। लिंग वचन से संबंधित अशुद्धियाँ करते हैं, काल, कर्ता और क्रिया का जो समन्वय नहीं होता है वो अशुद्धियाँ करते हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं, और वर्तनी संबंधी तो हमने बताया ही है। हल संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं, जिन शब्दों के में हलंत लगता है, हल लगता है, उनकी बहुत सारी अशुद्धियाँ करते हैं। कई बार हम शब्दों को, मतलब एक ही शब्द को बताने वाले दो शब्दों का प्रयोग एक साथ कर देते हैं, जिसे पुनरुक्ति उसकी कर लेते हैं हम अर्थ की। तो इस तरह की अशुद्धियाँ जो हमारे अज्ञान को दर्शाती हैं, हमारी अल्पज्ञता को दर्शाती हैं, जो जिनका प्रयोग हमें न तो बोलते समय करना चाहिए, न लिखते समय करना चाहिए, और न ही जो हम परीक्षा में जो शुद्धि और अशुद्धि का प्रकरण आता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका ठीक से हमें सोच समझकर उत्तर देना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है परीक्षा में कि यह सेंटेंस, यह वाक्य अथवा यह जो शब्द दिया हुआ है यह शुद्ध है, जबकि वह अशुद्ध होता है। तो देखिए किस किस तरह की अशुद्धियाँ जो हैं प्रायः देखने को मिलती हैं, प्रायः किस तरह की अशुद्धियाँ लोग करते हैं। तो देखिए, एक तो हम लिंग और वचन की अशुद्धियाँ किस तरह से होती हैं, हम देखिए उदाहरणों से इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये वाक्य लिखा है, प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट किया। अब देखिए, प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट किया। अब देखिए भेंट किया, देखिए भेंट शब्द जो है हमने लिंग में पढ़ा था, तो भेंट शब्द वास्तव में जब हम उसकी बात करते हैं, लिंग की बात करते हैं, तो भेंट शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। तो भेंट किया, अब जब अगर ये स्त्रीलिंग का है तो इसके साथ किया जो है क्रिया वह लगी है पुल्लिंग की। तो ये देखिए लिंग की दृष्टि से यहाँ यह गलत है। तो जब भेंट है यहाँ, तो किया की बजाय की होना चाहिए था कि प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट की। तो देखिए ये सेंटेंस, ये वाक्य हमारा गलत है, और इसका जो शुद्धिकरण होगा, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह देखिए इस तरह से होगा, प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट की। देखिए अब ये वाक्य हमारा शुद्ध होता है। इसी तरह से देखिए मित्रों, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। अब देखिए मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। अब देखिए मीराबाई जो हैं स्त्रीलिंग हैं, स्त्री हैं, और उनके लिए जो एक तरह से विशेषण है वह प्रयुक्त हो रहा है कवि, जबकि कवि जो शब्द है वह पुंलिंग है। तो देखिए उस दृष्टि से यह वाक्य गलत है। जब कर्ता स्त्रीलिंग का है तो ये यहाँ इसका विशेषण भी जो है वह भी स्त्रीलिंग का ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कवि पुल्लिंग का प्रयोग है। तो देखिए इसकी जो शुद्धि होगी, यह वाक्य शुद्ध इस तरह से होगा, कवि की बजाय हम करेंगे कवयित्री, कवयित्री। देखिए ये देखिए ये वाक्य इस तरह से शुद्ध होगा। हमने कवि की जगह, मीराबाई चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए हमने कवि की जगह कवयित्री स्त्रीलिंग शब्द किया, तब यह वाक्य शुद्ध हमारा होता है। अब देखिए इसी तरह से हम और देखते हैं एक वाक्य कि इस फॉर्म में किसी का हस्ताक्षर नहीं है। अब देखिए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर को समझ लीजिए। हस्ताक्षर का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। क्यों होता है वो भी समझ लीजिए। हस्ताक्षर कहते हैं जो हाथ से लिखे हुए अक्षर हों, जो मतलब जो पहचान के चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जिस तरह, जो कि एक तरह से उसका लिखने वाले का नाम का प्रतीक है, नाम का चिन्ह है,
और उसमें एक से अधिक अक्षर होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं हस्ताक्षर, हाथ के द्वारा बनाए गए अक्षर, जिससे उस व्यक्ति की पहचान होती है कि हाँ यह उसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, उसी व्यक्ति के द्वारा जो ऊपर की बातें हैं जिसके नीचे हस्ताक्षर किए गए हैं वह उसी का आदेश है, उसी की इच्छा से ये काम किया गया है, इसीलिए उसने अपनी पहचान का जो ये अक्षर हैं वो लिख दिए हैं, अपना नाम जो है वो लिख दिया है अंकित। तो चूंकि हस्ताक्षर जो है बहुवचन का शब्द है, बहुवचन के रूप में उसका प्रयोग होता है, तो भले यहाँ हस्त अक्षर जो है एक वचन को यहाँ इंडिकेट है, मगर हस्ताक्षर का प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में होता है, और यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं है जो है देखिए एक वचन है से पता चल रहा है कि हस्ताक्षर जो है वो एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है, जबकि हस्ताक्षर का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो एक तो हम यहाँ इसका प्रयोग जो है बहुवचन में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो क्रिया है इसको हम हैं कर देंगे। तो अब देखिए किसी का हस्ताक्षर नहीं है, अब देखिए ये तो यहाँ तो ठीक हो गया, मगर किसी का, ये जो का है चूंकि हस्ताक्षर से संबंध जोड़ रहा है, तो ये का ये बता रहा है कि हस्ताक्षर जो है वो एक वचन का रूप है, तो इसका बहुवचन, हस्ताक्षर चूंकि बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो इसलिए हमें इसका ये परसर्ग भी बदलना पड़ेगा, किसी के। अब देखिए इस के से अब पता चल रहा है कि के जो है वो हस्ताक्षर से संबंध जोड़ रहा है, तो के भी के से पता चल रहा है कि ये हस्ताक्षर बहुवचन है, तो फॉर्म में किसी के हस्ताक्षर नहीं है। अब एक चीज और देखिए, में नहीं बल्कि पर होना चाहिए यहाँ, क्योंकि पर जो है देखिए में का मतलब होता है अंदर, भीतर, यानी जहां कोई चीज किसी को आच्छादित कर रही हो, ढक रही हो, वह कहलाता है में। वह जो देखिए में और पर दोनों सप्तमी विभक्ति के अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, तो देखिए में और पर का फर्क यही है, अंतर दोनों का यही है कि में जो है किसी चीज का आच्छादन होता है। देखिए जैसे ये पेन है, ये पेन मेरे हाथ में है, हाथ में है, देखिए ये कवर्ड हो रहा है, ये इतना हिस्सा इसका दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे ऊपर का ये थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हाथ में है, हाथ पर नहीं है। अब देखिए ये पेन हाथ पर है, ये पेन हाथ पर है और ये पेन हाथ में है, तो आप अंतर समझ गए होंगे। पर जो है वो ऊपर होता है, जो पूरी तरह से दिखाई दे रहा होता है, उसमें कहीं आच्छादन नहीं होता, जबकि भीतर में या में जो है उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आच्छादन होता है, किसी ना किसी एंगल से, वो किसी ना किसी कोण से वह उसका आच्छादन जो है वो हमें दिखाई देता है। तो अब फॉर्म में किसी के हस्ताक्षर नहीं है, इसका मतलब वो गुप्त नहीं, आच्छादन नहीं है, तो इसलिए यहां भी में के स्थान पर होना चाहिए। अब देखिए, अब इस तरह से देखिए, अब ये वाक्य जो है वो शुद्ध हुआ है, इस फॉर्म पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, इस तरह से यह वाक्य शुद्ध होता है। अब हम और आगे चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह का कि आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गया। अब धन्य हो गया, एक बात तो ये देखिए, हम धन्य हो गया, हम बहुवचन है, इसके साथ इस कर्ता के लिए देखिए यहां पर गया जो है वो एक वचन की क्रिया है, तो ये गलत है। ये जब बहुवचन का करता है तो यहां यह क्रिया भी जो है वो बहुवचन की होगी, तो हम के साथ हो जाएगा हम धन्य हो गए। अब देखिए हमने ये इसको बहुवचन की क्रिया कर ली जो हम के अनुसार ठीक हुई। और एक चीज और है, अब देखिए दर्शन, जैसे हस्ताक्षर बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, भले ही वो एक वचन लगता हो, मगर उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। इसी तरह से दर्शन शब्द भी है, दर्शन शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, मगर यहाँ पर देखिए अभी सुधारने से पहले यहां गया था तो आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गया, इस तरह का सेंटेंस ये लिखा था, तो दर्शन पाकर, तो आप अब देखिए वो ये तो ठीक हो गया, हम धन्य हो गए। अब यहां आपका दर्शन, अब आपका से यहां ये प्रतीत हो रहा है कि दर्शन जो है वो एक वचन है, आपका से ये पता चल रहा है कि दर्शन जो है, चूंकि ये संबंधवाचक में प्रयोग हो रहा है, तो दर्शन से ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि दर्शन का प्रयोग जहां यहां पर एक वचन में हो रहा है, इसका बहुवचन में प्रयोग दर्शाने के लिए हमें यहां आपका में संशोधन करना पड़ेगा और हमें इसको करना पड़ेगा आपके। अब देखिए आपके करने पर अब यह दर्शन जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता हमें दिख रहा है कि आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो गया है। और देखिए बिल्कुल ठीक इसी तरह एक और हम वाक्य लेते हैं कि उसका प्राण निकल गया,
उसका प्राण निकल गया। जैसे हस्ताक्षर दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, इसी तरह से प्राण शब्द का प्रयोग भी बहुवचन में होता है, कभी भी एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। मगर यहां देखिएगा उसका प्राण निकल गया, प्राण निकल गया, यानी एक वचन में गया जो है वो एक वचन की क्रिया है, तो इसलिए ये वाक्य जो है वो गलत होगा। प्राण चूंकि बहुवचन होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए इसकी क्रिया जो है वो हमें बहुवचन में प्रयुक्त करनी पड़ेगी प्राण के अनुसार। तो उसका प्राण निकल गए। अब देखिए ये क्रिया तो हमने कर ली कि प्राण निकल गए। अब मगर यहां उसका प्राण, उसका से ये लग रहा है कि प्राण जो है वो एक वचन का शब्द है, तो इसका बहुवचन करने के लिए हमें, जैसे हमने ऊपर आपका की जगह आपके किया था, ऐसे ही यहां पर उसका की जगह हमें उसके करना पड़ेगा, तभी यह प्राण का प्रयोग जो हो बहुवचन में होगा। अब देखिए उसके प्राण निकल गए। अब उसके से प्राण का अभिप्राय यह निकल रहा है कि प्राण जो है वो बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन का शब्द है, इसके यहां उसके शब्द के होने से ये बात स्पष्ट हो जाती है। और फिर ये हमने क्रिया भी यहां सुधार दी, तो इस तरह से उसके प्राण निकल गए, यह एक शुद्ध वाक्य हो गया है। इसी तरह से पति पत्नी आई हैं। अब देखिए पति पत्नी आई हैं, अगर दो विपरीत लिंगों के शब्द हम एक साथ प्रयुक्त कर रहे हों, उनको और बीच में योजक चिन्ह हो, तो उनके साथ जो क्रिया प्रयुक्त होती है वह पहले वाले पद के अनुसार होती है। अब देखिए यहां पहला पद जो है वो पति है, तो इसलिए पति पत्नी आई हैं, तो इसलिए पति जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शब्द है पति, और क्रिया यहां पर स्त्रीलिंग की प्रयुक्त हो रही है, इसलिए यह यहां पर गलत है। अब हम पति के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो पति पत्नी आई की बजाय आए होगा। देखिए पति पत्नी आए हैं। अब देखिए यह वाक्य जो है पति के अनुसार इसमें क्रिया हो गई, और इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब इसी तरह देखिए ये तो हुए इस तरह, जिसमें परसर्गों का भी प्रयोग था, लिंग का भी था और वचन का भी था। तो देखिए अब हम एक तरह और जो कारक के जो चिन्ह होते हैं, देखिए कारक के चिन्ह का प्रयोग हालांकि यहाँ हमने ऊपर वाले वाक्यों में भी बताया है, मगर और हम परसर्ग वाले कारक के चिन्ह के अशुद्धि वाले प्रयोग हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे तुम यह काम नहीं किया। अब तुम यह काम नहीं किया, देखिए ये जो वाक्य है ये ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है कि तुम, अब तुम या तो यहां पर ये तभी ठीक होगा तुम अगर ने, चूंकि यहां क्रिया देखिए भूतकाल की है, तो यहां ने होना चाहिए था, यानी तुमने। अब देखिए हम इसको ये करेंगे, तो तुम यह काम नहीं किया, तो ये होना चाहिए था तुमने। अब देखिए ये वाक्य शुद्ध हुआ कि तुमने यह काम नहीं किया, तो तुम यह काम नहीं किया के बजाय यह शुद्ध वाक्य इस तरह से होगा कि तुमने यह काम नहीं किया। और देखिए हम आगे चलते हैं, एक ये चिड़िया पेड़ में बैठी है। अब देखिए चिड़िया पेड़ में बैठी है, हमने अभी बताया कि आच्छादन अगर हो रहा है तो में आएगा, अगर आच्छादन नहीं हो रहा है तो पर आएगा। अब चिड़िया पेड़ में बैठी है, इसका मतलब चिड़िया जो है वो आपको दिख नहीं रही है, उसका आच्छादन होगा तभी वह नहीं दिखेगी, या कहीं आंशिक रूप से चिड़िया पेड़ में बैठी है, इसका मतलब कहीं ऊपर बैठी है। देखिए ये चिड़िया हम इसको मान लें, तो ये चिड़िया पेड़ में बैठी है, इसका कहीं आच्छादन नहीं है, तो ये पर होना चाहिए। चिड़िया पेड़ में बैठी है, चिड़िया अगर हाँ पिंजरे की बात, तो पिंजरे के अंदर उसका आच्छादन है, उसके भीतर है, कवर्ड है चारों तरफ से, तो अगर वो कवर्ड है तब तो हम कह सकते हैं। मगर चिड़िया पेड़ में बैठी है तो ये सही प्रयोग नहीं है, बल्कि होना चाहिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यानी शाखा के ऊपर, डाल के ऊपर बैठी है। देखिए ये चिड़िया, ये शाखा है, ये चिड़िया है, इसके ऊपर बैठी है, यानी पर है, इसके आच्छादन नहीं है, भीतर नहीं है, तो यहां पर देखिए ये होना चाहिए पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है। हाँ, तब हम कह सकते हैं कि चिड़िया बैठी है, बोल रही है मगर हमें दिखाई नहीं दे रही है, तब हम कह सकते हैं कि चिड़िया पेड़ में बैठी है। तो अब आगे चलें, मैं उसको देखा हूं। अब मैं उसको देखा हूं, तो देखिए यहां यह गलत वाक्य है, यहां ने परसर्ग जो है वो छूटा हुआ है, ने परसर्ग का प्रयोग यहां होना चाहिए। देखिए मैंने उसको देखा। अच्छा, मैं जो हूं, मैं के साथ हूं वो तो ठीक है, मगर उसके अनुसार जो है देखा हूं, यह क्रिया गलत हो रही है। अब ये या तो ये हो कि मैं उसको
मैं उसको देखा हूं, यह गलत प्रयोग है। अब यह सही प्रयोग होना चाहिए था कि मैंने उसको देखा है। अब देखा हूं, देखा तो देखिए हूं, यहां जो गलती है वो ये है कि देखा भूतकाल की क्रिया है और हूं जो है इसके साथ लगी है वो वर्तमान काल की क्रिया है। या तो दोनों क्रिया एक उस रूप में हो, एक काल की हो, या फिर दोनों जो है वो भूतकाल की हो, एक भूतकाल की है एक वर्तमान काल की है, नहीं चलेगा। इसीलिए यहां पर तो अब हूं के अनुसार अगर हम करेंगे यहां तो ये मैंने लिखना पड़ेगा हमें यहां पर, तो इसके यहां हमें ने जोड़ना पड़ेगा। मैंने उसको देखा हूं। अब देखा हूं नहीं होगा, अब चूंकि ने हो गया था, ने हो गया यहां पर, तो होगा मैंने उसको देखा है। अब देखिए ये इसके साथ जुड़ता है, ये इस अब ये हूं जो है वो देखा के साथ हो गया है, मैं के साथ जो है वो नहीं रहा। तो ये सेंटेंस, ये वाक्य जो है इस तरह से ये शुद्ध बनेगा कि मैं उसको देखा हूं नहीं, वो गलत वाक्य है। इसका जो सही वाक्य बनेगा, सही रूप बनेगा, मैंने उसको देखा है। इसी तरह से डाकुओं ने राहगीर लूटे गए, डाकुओं ने राहगीर लूटे गए। अब देखिए ये गलत प्रयोग है, डाकुओं ने लूटे गए। लूटे गए मतलब इसका जो ये कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं हो रहा है, यह हो रहा है कर्मवाच्य का। अब कर्मवाच्य में जो है ये ने कर्ता नहीं लगेगा, कर्ता में जो है वो तृतीया विभक्ति होगी, यानी द्वारा शब्द लगेगा, से लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा डाकुओं के द्वारा। अब ये सेंटेंस फिर इस तरह बनना चाहिए कि डाकुओं के द्वारा राहगीर लूटे गए। तो ये वाक्य जो है देखिए इस तरह से शुद्ध बनना चाहिए कि डाकुओं के द्वारा राहगीर लूटे गए। डाकुओं ने राहगीर लूटे गए गलत वाक्य है। इसी तरह से देखिए छात्रों से माल्यार्पण किया गया। छात्रों से जो है देखिए से यहां पर पंचमी का प्रयोग यहां पर लग रहा है, ये तो गलत प्रयोग है। किया गया जो है फिर छात्रों से, अब गलत प्रयोग है, या तो द्वारा होना चाहिए था अगर हम उसमें करेंगे, सॉरी कर्मवाच्य में अगर हम इसको करेंगे तो यहां फिर से जो है वो द्वारा के अर्थ में होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर क्रिया भी भूतकाल की प्रयोग हुए। तो ये होगा छात्रों के द्वारा। तो यह शुद्ध वाक्य इस तरह से होगा, छात्रों के, और इसको देखिए द्वारा, छात्रों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। अब यह वाक्य जाकर शुद्ध होता है। इसी तरह से एक और जो बड़ी अशुद्धियां करते हैं, प्रायः इस अशुद्धि पर ध्यान नहीं जाता, ये बड़ी त्रुटि है कि ये पंक्तियां रामायण में संकलित की गई हैं। अब देखिए संकलित जो है अपने आप में पूर्ण भूतकाल की क्रिया को बताने वाला अपने आप में पूर्ण पद है, पूर्ण शब्द है। संकलित का मतलब होता है इकट्ठी की गई, उसमें संजोई गई। गई का अर्थ जो है वह संकलित में इन्वॉल्व है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर हम इसके साथ अगर हम और फिर से दोबारा लिखते हैं की गई, तो यह देखिए गलत प्रयोग है। संकलित का मतलब ही इकट्ठी की गई, संकलन किया गया होता है, मतलब संकलन मतलब इकट्ठा करना या वहां पर जोड़ना। तो ये इस तरह का प्रयोग जो है गलत है। तो ये इस तरह से होना चाहिए, ये पंक्तियां रामायण में संकलित की गई नहीं बल्कि संकलित हैं। देखिए ये पंक्तियां रामायण में संकलित हैं। तो इस तरह से ये वाक्य इस तरह शुद्ध होना चाहिए, की गई हैं नहीं होगा। ये पंक्तियां रामायण में संकलित की गई हैं नहीं, बल्कि ये होना चाहिए ये पंक्तियां रामायण में संकलित हैं या रामायण से यहां संकलित हैं। ऐसे करके ये वाक्य होना चाहिए। की गई हैं जो है वह गलत प्रयोग है। अक्सर इस गलती को लोग करते हैं। और हम देखिए वचन का हम और जो गलत प्रयोग करते हैं वह देखिए, बाजार में अनेकों फल हैं। अब देखियो अनेकों, ये अनेकों, अरे भाई अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो बहुवचन का और बहुवचन बनाने की क्या आवश्यकता है। यह अल्प ज्ञान को दर्शाता है कि बाजार में अनेकों फल हैं। अरे अनेकों फल नहीं, अनेकों क्यों, ये अनेक फल हैं, बाजार में अनेक फल हैं।
अब देखिए अनेक भी तो बहुवचन को बता रहा है, अनेक का मतलब ही एक से ज्यादा होता है और अनेकों का मतलब भी वही होता है, तो हम बहुवचन का भी बहुवचन बना रहे हैं जो गलत है। तो यह वाक्य इस तरह से होना चाहिए, बाजार में अनेक फल हैं। इसी तरह से एक जो प्रायः त्रुटि करते हैं, जो अशुद्धियां करते हैं, वह करते हैं उनके वाक्यों में जो पद हैं, जो उनका स्थान है, उसके समन्वय की, यानी उस गलत शब्द का प्रयोग जो है वो गलत स्थान पर करते हैं, जहां जिस स्थान पर उस पद का प्रयोग होना चाहिए वहां नहीं करते हैं। जैसे एक पानी का गिलास लाओ, पानी का गिलास, पानी का गिलास, अरे भाई गिलास, गिलास जो है वह पानी का नहीं होता है, गिलास तो कांच का होता है, गिलास पानी का नहीं होता है, गिलास होता है कांच का। अर्थ क्या है, जो आशय होता है कहने वाले का, वह होता है कि एक गिलास पानी चाहिए, यानी पानी, उसका आशय होता है पानी। यहां आशय दूसरा निकलता है कि एक पानी का गिलास लाओ, जैसे वो गिलास मांग रहा है, पानी से उसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत। जबकि ये होना चाहिए था एक पानी का गिलास लाओ, जबकि ये होना चाहिए था एक गिलास पानी लाओ। ये वाक्य देखिए, ये यहां होना चाहिए था एक गिलास, ये गिलास जो है ये यहां की बजाय यहां होना चाहिए था एक गिलास, ये यहां आना चाहिए, तब देखिए ये वही अर्थ निकलेगा जो वो कहना चाह रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, का की फिर यहां जरूरत नहीं है, एक गिलास पानी लाओ, देखिए का की फिर आवश्यकता नहीं बचेगी, एक गिलास पानी लाओ, यानी वह मांगने वाला, कहने वाला जो है वो ये मांग रहा है कि उसे पानी चाहिए असल में। मगर जब हम उसको ये कहते हैं कि एक पानी का गिलास लाओ, यानी वह पानी नहीं बल्कि गिलास मांग रहा है, तो ये गलत प्रयोग है, गलत तरीका है, अशुद्धि, जिसको अक्सर लोग पढ़ने में भी, लिखने में भी, बोलने में भी, व्यवहार में भी सब तरह से इसका गलत प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक और गलत प्रयोग देखिएगा कि बच्चों को काटकर सेब दीजिए। कहने का आशय यह होता है कि सेब को काटना है और तब बच्चों को देना है, मगर देखिए यहां क्या अर्थ निकल रहा है कि बच्चों को काटकर, यानी यहां बच्चों को काट रहे हैं और सेब को देना है। तो भैया बच्चों को नहीं काटना है, काटना किसको है, वो सेब को काटना है, तो ये गलत प्रयोग है। हम देखिए जहां सेब का प्रयोग होना चाहिए था वहां गलत उसका प्रयोग दूसरी जगह हो रहा है। होना यह चाहिए था कि सेब को काटकर बच्चों को दीजिए, सेब को काटकर या सेब काटकर, देखिए सेब, ये ऐसे होना चाहिए था, सेब काटकर और बच्चों को दीजिए। अब ये बच्चों को जो है देखिए यहां आना चाहिए था इस जगह पर, तब यह वाक्य सही बनेगा। बच्चों को काटकर सेब दीजिए नहीं, बल्कि सेब काटकर बच्चों को दीजिए। वाक्य यह होना चाहिए कि सेब काटकर बच्चों को दीजिए, ठीक है ना। तो ये गलत प्रयोग है इसका, ये देखिए सही प्रयोग ये बनेगा कि सेब काटकर, देखिए हम इसको लिख ही देते हैं दोबारा से सही करके, कि सेब काटकर बच्चों को दीजिए। अब देखिए ये सेंटेंस अब जाकर सही होता है, सेब काटकर बच्चों को दीजिए। ऐसे ही और एक गलत प्रयोग है इसी तरह का, बिल्कुल जो शब्दों के गलत स्थान पे प्रयोग का अशुद्धि है, कि गर्म गाय का दूध पिया करो। यहां आशय यह है कि गर्म दूध पिया करो, है ना, गाय का गर्म दूध पिया करो, दूध पिया करो, गर्म पिया करो, और किसका पिया करो, गाय का पिया करो। मगर यहां बात उल्टी हो जाती है कि गर्म गाय का दूध, अरे भाई गाय गर्म नहीं बल्कि गर्म दूध चाहिए। तो देखिए यहां ये बहुत बड़ी त्रुटि यहां होती है। इस तरह से होना क्या चाहिए, गाय का गर्म दूध, गाय का गर्म दूध, देखिए इस गर्म का प्रयोग जो है, गाय का गर्म दूध, ये दूध गर्म जो है वो यहां आना चाहिए, दूध से पहले आना चाहिए। गाय का गर्म दूध पिया करो। एक और यहां अशुद्धि है, देखिए ये पिया लिखा है हमने, इस पिया का मतलब होता है प्रिय, पति, जबकि पिया जिस क्रिया की बात हम करते हैं वह यह होता है, ये बनेगा पिया, ठीक है। तो ये भी अशुद्धि हम करते हैं। तो यहां पर देखिए ये गाय गर्म तो यहां आएगा, देखिए हम कर देते हैं इसको यहां शुद्ध, देखिए गाय
का गर्म दूध, और ये पिया ऐसे नहीं होकर ये पिया ऐसे होगा। अब देखिए यह वाक्य शुद्ध होता है कि गाय का गर्म दूध पिया करो। इसी तरह अब और हम देखिए आगे चलते हैं कि मेरे को अभी जाना है। मेरे जो है संबंध कारक का प्रयोग है यहां पर, जबकि आगे को आ रहा है, तो यह गलत प्रयोग है। यह होना चाहिए कि मुझे अभी जाना है, मुझे जाना है। तो देखिए ये गलत प्रयोग है। इसका प्रयोग जो है वो ऐसे होना चाहिए, मेरे को नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। मुझे अभी जाना है। इसी तरह से शब्द अक्सर पूजनीय और पूज्यनीय में अंतर नहीं समझते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। शास्त्री जी पूज्यनीय नेता हैं, पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय होना चाहिए। पूज्यनीय ये गलत प्रयोग है, गलत शब्द है। तो क्या होना चाहिए, ये पूज्यनीय की बजाय ये हो जाना चाहिए पूजनीय। ये देखिए यह शब्द जो है इस तरह से होना चाहिए, शास्त्री जी पूजनीय नेता हैं। यह वाक्य इस तरह से शुद्ध होगा। ऐसे ही एक और गलत प्रयोग हम करते हैं, द्विरुक्ति करते हैं कि मात्र भी और केवल भी, जबकि मात्र का अर्थ भी वही होता है जो केवल का है। जैसे गलत प्रयोग देखिए हम कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास केवल मात्र 2 रुपए हैं। मेरे पास केवल मात्र 2 रुपए हैं। अरे भैया केवल भी बात कर रहे हो आप और मात्र की भी बात कर रहे हो, या तो केवल कहो या मात्र कहो। तो ये वाक्य या तो ऐसे होना चाहिए, मेरे पास केवल 2 रुपए हैं, या ये इस तरह होना चाहिए, मेरे पास मात्र 2 रुपए हैं। हम या तो केवल रखें, अब देखिए या तो हम इसको ऐसे रखें कि मेरे पास मात्र 2 रुपए हैं, या मेरे पास केवल और ये मात्र हम हटा दें, मेरे पास केवल 2 रुपए हैं। यहां भी देखिए एक और त्रुटि हम करते हैं, रुपए में ए लिखते हैं हम, रुपए में ए नहीं लिखा जाएगा, अशुद्ध प्रयोग है। रुपए का जो सही प्रयोग है, रुपए में ए नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 रुपए। देखिए ये 2 और ये रुपए जो है ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए, या से लिखा जाना चाहिए, ए से नहीं लिखा जाना चाहिए। अगर ए से लिख रहे हैं तो वह रुपए का जो है वो गलत प्रयोग है, रुपए का गलत प्रयोग है। ये ध्यान रखिएगा। शब्दों के मूल रूप एक वचन में अगर या का प्रयोग है तो उसके बहुवचन में भी ए का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ये का प्रयोग होगा। अब जैसे रुपया जो है, रुपया हम एक वचन में हम अगर बात करें तो रुपया होता है, देखिएगा ऐसे रुपया। अब जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये रुपये बनेगा। यहां पर ये ऐसे नहीं बन सकता, ये इस तरह से, सॉरी ये नहीं बन सकता, ये गलत प्रयोग है क्योंकि रुपया है। देखिए ये रुपया है तो रुपया का जो बहुवचन बनाएंगे तो ये नहीं बन सकता बल्कि ये ऐसे बनेगा रुपये। तो इसलिए यहां इसमें भी ध्यान रखिएगा कि रुपये जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से एक और द्विरुक्ति का प्रयोग हम करते हैं कि कृपया अवकाश देने की कृपा कीजिए। अरे भैया कितनी बार कृपा करवाओगे, कितनी बार कृपा कहोगे, कितना उसको, भाई कृपया का मतलब भी यही है। और आप यहां भी कृपा की बात कर रहे हैं, यहां भी कृपा की बात कर रहे हैं, यहां भी कृपा की बात कर रहे हैं। कृपा की बात जो है वो वाक्य में एक ही बार होनी चाहिए। तो यह वाक्य यह इस तरह से करना चाहिए हमें, कृपया अवकाश देने की कृपा करें की बजाय यहां पर कष्ट करें, तब तो है ठीक। कृपया अवकाश देने का कष्ट करें, फिर देखिए ये कष्ट करें और ये फिर की नहीं होगा, फिर ये जो है का होगा। कृपया अवकाश देने का कष्ट करें, अब यह वाक्य ठीक होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने वाक्य में लिए। कुछ शब्द भी ऐसे हैं जिनका हम गलत प्रयोग करते हैं, जैसे स्वाभाविक। स्वाभाविक नहीं होता, स्वाभाविक होता है। इसका हम आपको तर्क बताते हैं, तर्क समझाते हैं। देखिए स्वभाव शब्द है, स्वभाव शब्द में स्वभाव देखिए ये शब्द है स्वभाव। देखिए एक इंक खत्म हो गई है, 1 मिनट बस। देखिए स्वभाव शब्द में देखिए ये स्वभाव ऐसे लिखा जाता है, स्वभाव। अब इसके साथ हमने क्या जोड़ा है, वो एक प्रत्यय जोड़ा है। एक प्रत्यय जोड़ने का एक नियम है कि अगर किसी शब्द के अंत में हम एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो
उस शब्द का जो पहला स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए यहां स्वभाव में पहला स्वर वह है, पहला स्वर वह के अंदर जो जुड़ा हुआ आ है वह है। अब इसको ये जोड़ेंगे तो ये स्वर जो है वो दीर्घ होगा और ये ए की बजाय आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्वाभाविक, यानी ये स्व ना होकर देखिए ये हो जाएगा स्वा। ठीक है, अब ये जब हमने एक जोड़ा तो ये पहला जो स्वर था ये हमने आ किया है, दीर्घ हो गया है। अब ये शब्द जो है ऐसे लिखा जाएगा, ना कि स्वाभाविक इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने रुपए में हमने बताया कि रुपए में ए नहीं बनेगा, ये ही बनेगा। ऐसे पहिया शब्द है, पहिया, पहिया शब्द आपने देखा होगा, जब एक वचन में हम लिखते हैं तो पहिया या से हम लिखते हैं, और जब उसका बहुवचन बनाएंगे तो या का बहुवचन ए नहीं बनेगा बल्कि ये बनेगा। इस तरह से यह गलत प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग जो है वो पहिए नहीं बल्कि ये होना चाहिए, ए नहीं बल्कि ये होना चाहिए। देखिए ये पहिए का शुद्ध रूप है। इसी तरह से देखिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं अनाधिकार। अब देखिए गलत प्रयोग यहां क्या है, ये अनाधिकार नहीं बल्कि अनधिकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वह भी समझ लीजिए कि देखिए यह इस शब्द में अन प्रत्यय लगा है। अब देखिए अन प्रत्यय जो है वो दो तरह के दो प्रत्यय हैं। एक अन ये है जिसमें ना हल है, और एक अन ये है जिसमें ना हल नहीं है, ना पूरा है। अब समझ लीजिए जिसके नीचे ना हल है यह तद्भव उपसर्ग है, यह तद्भव उपसर्ग है, और जिसके नीचे जिस अन के नीचे ना है, ना मतलब हल नहीं है, यह उपसर्ग जो है वह तद्भव है। अब देखिए इसमें अन और अधिकार। अब अधिकार शब्द जो है वह तत्सम शब्द है, तो इसलिए तत्सम शब्द जो है वो तत्सम उपसर्ग के साथ ही जुड़ेगा। अधिकार देखिए ये यहां पर देखिए ये अन चूंकि तत्सम उपसर्ग है तो तत्सम शब्द के साथ ही अधिकार जुड़ेगा, और अधिकार जब अन के साथ जुड़ेगा तो जब ये आ इसके साथ यहां मिलेगा तो ये ना जो है वो पूरा हो जाएगा और अधिकार आगे हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये आ की मात्रा इसमें नहीं आएगी। ये शब्द शुद्ध जो है वो अनधिकार होगा, अनाधिकार नहीं होगा, वह गलत प्रयोग होगा। क्योंकि अन जो है जिसके नीचे हल नहीं है वह तद्भव उपसर्ग है। तो देखिए इस तरह से इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की त्रुटियां हमें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अत्याधिक है। देखिए अत्याधिक, अत्याधिक नहीं गलत प्रयोग है। अत्याधिक में दो शब्द हैं, अति और अधिक। अति और अधिक, देखिए अति जमा अधिक। देखिए ये अब देखिए जब हम अति और अधिक में जब संधि करेंगे तो यहां यण संधि होती है, इस ई को या हो जाता है। तो इस ई को जब या हो जाएगा तो देखिए ये जो है ऐसे बनेगा अत। देखिए अत और या और अधिक। देखिए ये इस तरह से ये यण संधि होती है। अत इसमें से ती में से ई हमने निकाला और उसको या हो गया यण संधि के अनुसार, और आगे अधिक है। देखिए जब इस या हल में जब आ या ये आ जुड़ जाएगा तो ये या जो है वो पूरा हो जाएगा, और ये आधा ता यहां पर है ही। तो ये देखिए अत्यधिक बनेगा, अत्याधिक नहीं बनेगा। ये इस तरह से शुद्ध होगा, ना कि अत्याधिक। इसी तरह से देखिए वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की है, उनके नाम को हम प्रायः गलत लिखते हैं। यह इस तरह से लिखते हैं प्रायः लोग, ये गलत है। वाल्मीकि में जो की है वह ये देखिए इसमें दीर्घ ई नहीं है बल्कि यहां पर अंत में ह्रस्व ई है। देखिए ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये वाल्मीकि का नाम जो है वो इस तरह से शुद्ध होगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक शब्द आशीर्वाद का अक्सर गलत प्रयोग करते हैं। उसमें जो वास्तव में गलत प्रयोग क्या है, क्या क्यों गलत करते हैं कि ऊपर वाला जो रेफ चढ़ता है अक्षरों के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर जो रेफ आता है उसके स्थान के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है। रेफ का उच्चारण का नियम यह है कि जिस अक्षर के ऊपर रेफ लगा है वह उससे पहले वाले स्थान पर बोलता है। तो हम देखिए शब्द है आशीर्वाद। अब शीर्वाद में देखिए रा जो है रेफ जो है वो शी के बाद बोल रहा है,
तो शी के बाद बोल रहा है तो वह वाद पे यहां वा के ऊपर लगना चाहिए, यहां लगना चाहिए, जो वा के साथ मात्रा लगी है यहां लगना चाहिए, तब वह इस शी के बाद बोलेगा। अब देखिए लोग क्या करते हैं, इस रेफ को शी की मात्रा के साथ लगाते हैं, जो कि गलत है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आरशी, ये रेफ अगर यहां चढ़ा होगा तो इसका उच्चारण होगा आरशीवाद, जबकि शब्द जो है वो आरशीवाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। इसलिए ये रेफ जो है, जो ऊपर का रे है, वो यहां ना लगकर शी की मात्रा के साथ ना लगकर वा की जो मात्रा है आ की उसके ऊपर लगना चाहिए, और इस तरह से ये आशीर्वाद शब्द इस तरह से शुद्ध होगा। इसी तरह देखिए अंगीठी शब्द है, अंगीठी में अनुस्वार और अनुनासिक का यहां प्रयोग है। तो देखिए अंगीठी में जो है ये अनुस्वार नहीं लगता, बल्कि देखिए अगर बोलकर देखेंगे आप तो इसका उच्चारण जो है वो अंगीठी, मतलब चंद्र बिंदु के रूप में उच्चारण होता है, तो इसलिए ये अंगीठी लिखा जाना चाहिए, ना कि अंगीठी। अब देखिए इसी तरह से और देखिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का कैसे गलत प्रयोग करते हैं। देखिए विद्वान स्त्री, अब विद्वान स्त्री, देखिए विद्वान शब्द जो है वह पुंलिंग है, विद्वान शब्द क्या है, पुंलिंग है। अब पुंलिंग भैया जब ये विद्वान पुंलिंग है तो और ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ तो प्रयोग जो विशेषण प्रयोग होगा वह स्त्रीलिंग का होगा, तो यह तो गलत प्रयोग हो गया। तो इसका स्त्रीलिंग जो है, विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वह होता है विदुषी, तो इसलिए विद्वान स्त्री की बजाय हमें कहना चाहिए, लिखना चाहिए विदुषी स्त्री। देखिए यह सही प्रयोग होना चाहिए, ना कि विद्वान स्त्री। विद्वान जो है वो पुल्लिंग है और स्त्री जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वह गलत प्रयोग है। इसी तरह से बुद्धिमान नारी, यह गलत प्रयोग है। बुद्धिमान पुल्लिंग शब्द है और नारी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यह विशेषण पुल्लिंग का विशेषण स्त्रीलिंग विशेषण के साथ नहीं लग सकता। नारी जो है वो स्त्रीलिंग का विशेष्य है, तो इसके साथ विशेषण भी स्त्रीलिंग का लगेगा, और ये स्त्रीलिंग का विशेषण होता है बुद्धिमती। देखिए तो ये होना चाहिए बुद्धिमती, तो क्या होना चाहिए, बुद्धिमती नारी, न कि बुद्धिमान नारी। बुद्धिमान नारी नहीं बल्कि बुद्धिमती नारी होना चाहिए। तो इस तरह से ये गलत प्रयोग नहीं, शुद्ध प्रयोग जो है वो इस तरह से होना चाहिए। ऐसे ही एक और गलत प्रयोग हम करते हैं जा के प्रयोग को लेकर। देखिए उज्ज्वल शब्द आपने पढ़ा होगा, उज्ज्वल सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे एक ही जा का इसमें प्रयोग हो रहा है, मगर वह गलत है। देखिए उज्ज्वल में ये जा पूरा हो रहा है, उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं शब्द है उज्ज्वल, यानी यह दोनों शब्द, दोनों जा जो हैं वो अर्ध के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। ये जा पूरा ना होकर दोनों जा जो हैं वो आधे होने चाहिए, तब यह इसका प्रोनाउंसिएशन जो इसकी शुद्धि है वर्तनी, तब जाकर यह शुद्ध होती है। इस तरह उज्ज्वल जो है वो इस तरह लिखा जाना चाहिए जिसमें दोनों जा जो हैं वो आधे होने चाहिए। इसी तरह से देखिए एक और बड़ी गलती करते हैं, पाणी ग्रहण। पाणी कहते हैं हाथ को और ग्रहण करते हैं पकड़ने को। अब देखिए इस वाले ग्रहण का मतलब ग्रह वाला हो जाता है, घर वाला हो जाता है। ग्रहण वाला ग्रह जो है वो देखिए ये होता है, ये गृही, वो जो लिखा, जो हमने अभी पहले लिखा था वह गृही था, गृही। पानी गृहीण नहीं होता है, पानी ग्रहण होता है। तो इस तरह से देखिए ये शब्द इस तरह से शुद्ध होगा, ना कि इसमें ऋरी नहीं लगेगा। इसी तरह से एक शब्द हम प्रयोग करते हैं घनिष्ठ। घनिष्ठ शब्द को प्राय है क्या लिखते हैं, अंत में टा लिखते हैं, जबकि वो टा नहीं है, ठा है, घनिष्ठ है। घन जमा इष्ट मतलब घना चाहने, घना चाहा हुआ, अधिक चाहा हुआ, वह कहला घन मतलब, तो वह घनिष्ठ होगा। तो देखिए ये टा नहीं बल्कि ठा होगा, इसलिए यह गलत प्रयोग अक्सर हम करते हैं। तो देखिए ये टा नहीं बल्कि ये इस तरह से ठा होना चाहिए, और ये इस तरह से। ऐसे ही अक्सर लोग ज्येष्ठ का गलत प्रयोग करते हैं, ज्येष्ठ शब्द को ज्येष्ठ लिखते हैं, ऐसे ज्येष्ठ। ये ज्येष्ठ नहीं बल्कि ऐसे ठा लिखा जाना चाहिए, ज्येष्ठ होता है। तो इस तरह से देखिए ये शब्दों का प्रयोग हमें बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे ही एक और त्रुटि हम करते हैं, अक्सर जो बोलियां होती हैं जानवरों की, पशुओं की, उनकी बोलियों के साथ हम गलत प्रयोग करते हैं, गलत सामंजस्य करते हैं। जैसे अक्सर कह देते हैं लोग कि हाथी दहाड़ा। अरे भैया हाथी दहाड़ता नहीं है, दहाड़ता कौन है, दहाड़ता है शेर।
हाथी दहाड़ा नहीं बल्कि हाथी क्या करता है, हाथी चिंघाड़ता है। तो देखिए हाथी के साथ दहाड़ा नहीं बल्कि चिंघाड़ना होगा, हाथी चिंघाड़ा। देखिए ये होना चाहिए हाथी चिंघाड़ा। देखिए ऐसे, तो ये प्रयोग जो है वो इस तरह से होना चाहिए। एक और देखिए गलत प्रयोग करते हैं हम, दिन के नामों के साथ जो है वो दिन और जोड़ देते हैं, जैसे सोमवार के दिन, रविवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन। अरे भैया वार में तो, रविवार में तो वार ऑलरेडी जुड़ा है, दिन जुड़ा है रविवार, रवि दिन का नाम रवि है और वार में कहते हैं दिन को, तो रविवार के दिन नहीं बल्कि रविवार को होना चाहिए। ये रविवार के दिन कहने की आवश्यकता नहीं है, बस रविवार पर्याप्त है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति, अब देखिए सज्जन व्यक्ति गलत प्रयोग है। अरे भैया सज्जन का मतलब ही, सज्जन में तो ऑलरेडी जो जन है वह व्यक्ति को अपने आप कह रहा है कि सज्जन व्यक्ति का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। सद जमा जन, सद मतलब अच्छा और जन माने व्यक्ति, यानी अच्छा व्यक्ति। सज्जन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। आप सज्जन तो आप पहले कह रहे हो, फिर उसके साथ फिर व्यक्ति जोड़ रहे हो, तो उसके साथ सज्जन के साथ व्यक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें सज्जन में अपने आप पहले ही व्यक्ति जो है वो जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हल शब्दों का प्रयोग हम गलत करते हैं अक्सर, या तो हम हल लगा देते हैं जहां नहीं लगना चाहिए, और कहीं ऐसा करते हैं कि जहां हल लगना चाहिए वहां हल नहीं लगाते हैं। जैसे विराट, अब विराट में अक्सर लोग टा को जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, जबकि विराट में जो है वो टा हल होता है। इस तरह से यह शब्द रूप है। ऐसे ही अर्थात में ता जो है वो बिना हल के लिखते हैं, जबकि अर्थात का जो ता है वो हल होता है। इस तरह से दोस्तों यह हमारा अशुद्धि का हमने पाठ पूरा किया, यह प्रकरण पूरा किया। यह वे अशुद्धियों पर हमने यहां बात की जिनको अक्सर करते हैं लोग, और लिखने में, बोलने में, सब तरह की इस तरह की अशुद्धियां अपने व्यवहार में लाते हैं। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और यह अभ्यास का विषय है, इसलिए आपको इन अशुद्धियों का अधिक से अधिक प्रयोग करके अभ्यास के द्वारा इनको सुधारना चाहिए। तो दोस्तों आपको अगर इसमें कहीं कोई संशय रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इसमें कहाँ क्या आपको और चाहिए, क्या आप उसमें सुधार चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन अगर आपने नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आती रहे। इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे आपके जैसे जिनको जरूरत के लोग हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। तो इसको शेयर कीजिए। और इसके अलावा भी आपको कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी पढ़ते समय या पढ़ाते समय हिंदी और संस्कृत में अगर आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर, अपनी समस्या को लिखकर, अपना प्रश्न लिखकर हमें भेजिएगा, हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम विश्राम लेते हैं, और इनका आप अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।